हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में क्या समझेंगे, पहले जान लीजिए क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। क्वांटिटी होंगी आपकी दो टाइप की। क्वांटिटी बेसिकली कितने टाइप की समझेंगे, दो टाइप की, एक होगी स्केलर और एक होगी वेक्टर। एक स्केलर और दूसरी वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए हो, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसे क्या कह दोगे, स्केलर। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, किसके लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। और इसके लिए क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैंडेटरी होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टाइम, तो टाइम किसी डायरेक्शन में थोड़ी ना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, मास ले सकते हैं, जैसे कहा जाए 2 kg, तो 2 kg के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ है 2 kg है। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ से कोई पार्टिकुलर प्लेस 2 किलोमीटर है, कोई जगह 2 किलोमीटर है, तो उस जगह पर आप पहुँच थोड़े ना जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या नहीं बताया है, वो किधर है, 2 किलोमीटर है, बस ये तो पता है। अब ये किधर है, ये बात पता नहीं है। हमने कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन ये नहीं बताया कि दरवाज़ा किधर को खोलेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो आप एक बार में दरवाज़ा खोल नहीं पाएंगे, या खोलेंगे भी तो बाई चांस होगा। ठीक है, तो जरा देखिए क्या होगा, हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कितना है और किधर है, दोनों चीज़ें चाहिए। इसमें क्या है, बस केवल कितना है ये बात पता चल जाए, काम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स लगाया तो दरवाजे को लगाकर, दरवाजे में फोर्स लगाकर दरवाजे को खोला, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई, वेक्टर हो गई। लेकिन वेक्टर के लिए यही दोनों क्राइटेरियाज कंप्लीट नहीं होते। देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंसान है और वो घास खाए, इंसान है सीधा घास खा लेता हो, तो क्या इंसान उसे माना जाएगा, नहीं। उसी तरह से अगर मान लो कोई भैंस हो चाय पिए, तो उसे भैंस मानोगे, नहीं, है ना। तो अगर कोई वेक्टर है तो उसे वेक्टर की प्रॉपर्टीज को भी क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो तीसरा और मैंडेटरी क्राइटेरिया है फॉलोज क्या, वेक्टर रूल्स। वेक्टर में एक रूल भी फॉलो करेगा तो बाकी सब करने ही पड़ेंगे। तो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन कहा जाता है, लेकिन वो सब रूल फॉलो करता है, एक ही नहीं, केवल एडिशन रूल ही नहीं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी आप इसे देखेंगे तो कहेगा कि वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन फॉलो करता हो, तो उसे क्या कह दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो नहीं करते, इसलिए उन्हें वेक्टर नहीं माना जाता। एग्जाम्पल देखिए, करंट, एग्जाम्पल क्या है, करंट। तो करंट क्या होती है बताइए, करंट डायरेक्शन, भाई अमाउंट इसका कुछ होता है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। डायरेक्शन ये किधर फॉलो करता है, पॉजिटिव से, सॉरी निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करती है। और अमाउंट तो कुछ होता ही है, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये दोनों फिक्स हो गए। लेकिन ये क्या फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर, इसीलिए इसे वेक्टर माना नहीं जाता। करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे वेक्टर नहीं माना जा सकता। क्लियर है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करे, तीनों चीज़ें हो तब उसे वेक्टर कहा जाएगा। और केवल मैग्नीट्यूड हो तो उसे क्या कह देंगे, स्केलर। ठीक है, एक यहाँ पर नोट बना लें, क्वांटिटी विद मल्टीपल डायरेक्शन, क्वांटिटी विद मल्टीपल डायरेक्शन, उसे कहा जाता है टेंसर। एक नई क्वांटिटी है, उसे क्या कह दोगे तुम, टेंसर। जैसे प्रेशर, प्रेशर क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी। लेकिन +2 लेवल पर बस आप यही पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर। जो वेक्टर ना हो वो सब स्केलर है, मतलब प्रेशर को भी यहाँ पर आप क्या मानकर चलेंगे, स्केलर ही मान लेंगे, आप मानेंगे, लेकिन वो होती क्या है, टेंसर। ठीक है, टेंसर वो क्वांटिटी है जिसमें क्या हो,
कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो या एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो, उसे क्या कह दोगे? टेंसर। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या रखती हैं? मैग्नीट्यूड रखेगी डायरेक्शन, और क्या रखेगी? लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी? हाँ, मतलब जो इनके नियम होंगे उनको भी ये फॉलो करेगी, लॉज ऑफ वेक्टर्स, है ना। एक भी करेगी तो बाकी सब कर लेगी, तो वेक्टर के नियमों का पालन करेगी। ठीक, एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं। अब इसी में काम नहीं चलता, इनकी एनालिसिस हमें करनी है। इनके लॉ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी लिखी कैसे जाएगी, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे जरा देखिए। पहले वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से आते हैं, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। एक एरो वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है, जिसमें इसकी जो लंबाई है, लेंथ, वो होती है मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या होती है? मैग्नीट्यूड। और हेड जो होता है वो दिखाता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रही है। ये इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है। मान लेते हैं दो वेक्टर दिए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। बताइए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? बी वाले का ना। तो वेक्टर बी विल हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर बी के पास में क्या है? मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। वेक्टर बी बड़ा दिख रहा है ना, एरो बड़ा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा। सिंपल सा तरीका। ठीक है, एरो की लंबाई क्या दिखाएगी? मैग्नीट्यूड। और एरो का जो हेड होगा वो क्या दिखा देगा? डायरेक्शन दिखा देगा। तो किसी वेक्टर को लिखने, रिप्रेजेंट करने का ये ढंग है। लेकिन वेक्टर्स लिखे कैसे जाते हैं? रिटन एज। वेक्टर्स को लिखा कैसे जाएगा? इसे कैसे जानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है? तो वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने का तरीका है, पहले एरो हेड, वेक्टर के ऊपर किसी अल्फाबेट के ऊपर एरो बना दिया जाए, उसे बोल्ड लिख दिया जाए, बोल्ड लेटर्स, ये भी वेक्टर दिखाते हैं। इटैलिक लेटर्स, ये भी वेक्टर दिखाते हैं। कैप, ये भी क्या दिखाता है? वेक्टर। इनमें से कोई भी तरीका आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिए वो क्या है? वो वेक्टर है। जैसे किसी अल्फाबेट के ऊपर एरो बना दिया जाए, एक बोल्ड लेटर बना दिया जाए, तिरछे अक्षर बना दिए जाए, या ऊपर एक कैप बना दिया जाए। ठीक है, तो उन सभी को क्या कहा जाएगा? ये सब वेक्टर ही बनाए गए हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं कि वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है तो ऐसा एरो, इधर की तरफ जा रहा है तो ऐसा एरो, ऐसा कुछ नहीं है। इधर भी जाए इससे लेना देना नहीं, एरो इधर ही बनाया जाएगा। वो डायरेक्शन है उसके पास है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे बनाया जाएगा, कभी ये ऐसे लिखा जाएगा, कभी ये ऐसे लिखा जाएगा, कभी ये, बस हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वेक्टर को लिखा ऐसे जाता है, मतलब वेक्टर को बनाया ऐसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद हम जानेंगे इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। जैसे मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कहीं पर टर्म इस्तेमाल किया जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे लिखी जाएगी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा इस तरह से, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है? इसको मॉड पढ़ा जाता है, मॉड ऑफ ए। मॉड मैग्नीट्यूड का ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या रहेगा ये देखिए, पढ़ा कैसे जाएगा? मॉड ऑफ ए, यह मॉड ऑफ वेक्टर है। अगली चीज आएगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर के पास दो चीजें है ना, एक क्या है? मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे लिखी जाएगी? जैसे ये ए वेक्टर लिखा है, दिस इज द ए कैप, तो ये लिखा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये डायरेक्शन ऑफ, दिस इज वेक्टर ए, है ना। बात समझ में आ गई? अगर कैप लगा देंगे तो डायरेक्शन, दो डंडियां बगल में खींच देंगे तो मॉड। क्लियर है? तो हमारा क्या हुआ जरा देखिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाएगा। ये सभी रिप्रेजेंटेशन है।
ये समझिए कोड है जिनका इस्तेमाल हम लोग पूरे थ्रू आउट जहाँ वेक्टर्स यूज किए जाएंगे वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब चला देखो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे किसकी, कि हमने जान लिया है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी। अब हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो वेक्टर को लिखने का ढंग है हमारे पास कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो कि वेक्टर है उसे लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या लिख दोगे, मैग्नीट्यूड के बगल में डायरेक्शन, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं 2 मीटर इन ईस्ट, क्या कहते हैं 2 मीटर इन ईस्ट, या लिख सकते हैं 10 न्यूटन अपवर्ड। तो ये डायरेक्शन लिखे ना, ये देखिए क्वांटिटी मैग्नीट्यूड लिख दिया और ये दिशा लिख दी, डायरेक्शन डाल दी उसकी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा इसी तरह से लिखा जाना चाहिए। तो अब हम कैसे जानते हैं, जैसे कोई वेक्टर लिखा जाए, हेंस है ना, कोई वेक्टर लिखा जाए तो क्या लिखोगे, पहले तो लिखोगे मैग्नीट्यूड और फिर लिखोगे डायरेक्शन। सिंपल सा तरीका। वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, उसका मैग्नीट्यूड लिख दें और बगल में डायरेक्शन लिख दें। तो जो ए कैप है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, तो इसे क्या लिखा जाना चाहिए, वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मिल जाएगी। क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना। इसे एक नाम और देते हैं, इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। इसे क्या कह देंगे, यूनिट वेक्टर, इसे क्या कह देंगे। अब जरा देखिए एक और जानकारी जुटा लें, ये क्या लिखा है, ए के ऊपर कैप लगा है ना, तो ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। वेक्टर लगा होता तो वेक्टर होता, यहाँ तो कैप लगा है ना, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, वरना आप जान ही नहीं पाएंगे कौन सी चीज़ क्या होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, और इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। डजंट मैटर वो कैसा यूनिट वेक्टर है, इससे हमें लेना देना नहीं है। वो हमेशा, अगर कोई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो आप कितना बताएंगे, 1। चाहे देखिए, चाहे ऐसे लिख दें हम, चाहे हम ऐसे लिख दें, चाहे हम ऐसे लिख दें, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। डजंट मैटर कि वेक्टर कौन सा है, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात कही गई है और वो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्लियर रहेगा ये, ठीक है। अब जरा देखिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की कुछ डायरेक्शंस हैं, क्योंकि भाई कुछ फिक्स डायरेक्शन है, जैसे आप जानते हैं तो डायरेक्शन तो बहुत सारी हो सकती है ना, लेकिन आप अगर अर्थ सिस्टम में बात करें तो आप 4 डायरेक्शन जानते हैं, 4 क्या 6 मान लीजिए जानते हैं। कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, है ना। बाकी कुछ जगहों पर 4 कोने भी बताए जाते हैं, है ना, ईशान वायव्य नैऋत्य और आग्नेय, ये 4 कोण भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में 8-10 डायरेक्शन मानी जाती थी। रावण के पास 10 सिर थे, 10 सिर कहने का मतलब होता है वो 10 डायरेक्शंस के बारे में जानकारी रखता था। ठीक है, तो क्या होता था पहले, मतलब माना क्या जाता है, माना ये जाता है कि ये है आपका नॉर्थ पेपर में, और ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ये 4 फिक्स डायरेक्शन हो गई, और एक अप और एक डाउन। अप को बनाया जाएगा इस तरह से और डाउन को बनाया जाएगा इस तरह से, है ना। डाउन मतलब अप टू प्लेन ऑफ पेपर, इन टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना। तो एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अप, अंदर की तरफ डाउन। तो जरा देखिए ये इस तरह की डायरेक्शन हो सकती है, और इनके बीच वाले जो कोने होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल बीच वाला कोना, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट, है ना। तो ये 4 कोनों को भी अगर ले लिया जाए तो 10 डायरेक्शन होती हैं, लेकिन हम बस 4 लेंगे और ये 2 लेंगे। ठीक है, 6 डायरेक्शंस लेकर चलेंगे। तो अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा हो, या कार्टेनियन कोऑर्डिनेट अगर ले लेते हैं आप, कार्टेनियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप चुनते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें कौन सी डायरेक्शन होगी, एक हो जाएगा एक्स,
एक हो जाएगा y और बाहर की तरफ हो जाएगा z। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में अलॉन्ग x एक्सिस को हम चुन लेंगे प्लस x डायरेक्शन में को हम कह देंगे प्लस आई कैप। अगर प्लस आई कैप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, x एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया माइनस x डायरेक्शन में तो उसे क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ आई कैप। याद रखिए अगर प्लस एक्स आई कैप है तो माइनस एक्स उसके अपोजिट में है, तो माइनस ऑफ आई कैप लिख दिया जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए, अगर हम इसी को देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा जे कैप और माइनस वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा माइनस जे कैप, प्लस जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा प्लस के कैप और माइनस जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा माइनस के कैप। बात समझ में आ गई। तो ये सारी डायरेक्शंस है ना। जैसे कह दे कि 2 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में, उसे 2i कैप लिख सकते हैं। 2i कैप का मतलब क्या होगा, 2 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, हाँ प्लस आई एक्सिस की डायरेक्शन में। आई कैप जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है के डायरेक्शन में या के तरफ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो अगर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लें यहाँ पर, ठीक है, हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम है कि एक पर्सन है वो मूव कर रहा है 2 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना, फिर 2 मीटर इन नॉर्थ, देन क्लाइंब अप टू ट्री, चार मीटर ले लो, है ना। एक है वो क्या कर रहा है, 2 मीटर ईस्ट में जा रहा है, 2 मीटर नॉर्थ में जा रहा है और फिर एक 4 मीटर के पेड़ पे चढ़ जा रहा है ना। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो पेड़ पे चढ़ जा रहा है, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो नहीं, जेड एक्सिस होगा वो। पेड़ कहाँ निकलता है, वाई एक्सिस में नहीं निकलता है, पेड़ जेड एक्सिस पे निकलेगा, याद रखिएगा। नॉर्थ हम किधर मान के चलेंगे, जरा देखिए, जैसा कहते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बाहर ऊपर और भीतर अंदर। बताइए पेड़ कहाँ निकलेगा, ऊपर, नॉर्थ की तरफ नहीं, ऊपर, है ना। कुआं किधर बनेगा, अंदर, है ना। याद रखिएगा ये प्लेन है जो आप ऐसे वर्टिकल प्लेन देख रहे हैं उसको हम यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा। तो पर्सन कहाँ जा रहा है, ईस्ट को कैसे लिखा जाना चाहिए, आई कैप से, है ना। तो ये वेक्टर हम लिखते हैं, तो 2 फिर कितना है, तो लिखेंगे क्या 2j कैप, 2j मतलब 2 मीटर नॉर्थ में, 2 मीटर ईस्ट में, फिर क्या लिखेंगे 4k कैप, है ना। तो किसी वेक्टर को लिखने का तरीका समझ में आया कैसे लिखना है, वो किस किस डायरेक्शन में लग रहा है उसी अकॉर्डिंग सबकी डायरेक्शंस को सीधा सीधा रख देना है, सिंपल सा तरीका, है ना। अब इनको जोड़ के लिखा नहीं जा सकता है, 2 to 4, 4 8 नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उसका अलग तरीका है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने वेक्टर को लिखना समझ लिया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा ये समझ लिया है, और वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी ये समझ लिया है। तो वेक्टर में कुछ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, कुछ वाई एक्सिस की तरफ होगा, और कुछ किसी स्टैंडर्ड वेक्टर में ये तरीके होते हैं। तो क्या होगा जरा देखिए, फॉर ए वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है जो कि लिखा है ax आई कैप, ay जे कैप और az के कैप। ax मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसे कहा जाएगा x कंपोनेंट, उसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहोगे y कंपोनेंट, और आखिरी वाले को बोल देंगे z कंपोनेंट, है ना। तो वेक्टर नॉर्मली हमें कोई लिखा मिलेगा तो हमें इस तरह से मिलेगा। तो बताइए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका आप रूट लगा दें, लिख दें ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर और az का स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का सीधा तरीका है। अगर कोई वेक्टर हमें दिया है x y z कंपोनेंट के फॉर्म में, तो उसे क्या लिखेंगे ax स्क्वायर, ay स्क्वायर और az स्क्वायर।
अब मैग्नीट्यूड मिल गया है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, याद है ना? ए कैप से। तो वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है बताइए? वेक्टर है हमारा ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के डिवाइड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। सिंपल सा तरीका, डायरेक्शन में निकाल लिया। तो अगर वेक्टर हमें दिया है, हाँ, जैसे ए कैप कैसे लिखा जाता है? वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? वेक्टर बाई उसका वेक्टर बराबर कैसे लिखा जाता है? याद करो, वेक्टर बराबर लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हो। हाँ ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम दी है, हमें एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज 2i प्लस 2j प्लस के। फाइंड, आपको दिया मैंने मॉड बताओ और कैप निकालो, क्या होगा? पहले मॉड लगा लेते हैं। तो मॉड निकालने का तरीका क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 4 8 1 9, रूट होके कितना आएगा? 3। मॉड ऑफ ए हो गया 3। अब बताइए यूनिट वेक्टर निकालना चाहो, ए कैप कैसे निकालोगे? वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है? 2i 2j प्लस के बाई 3। सोल्यूशन बन गया है ना? ये क्या है? व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये पूरी चीज क्या है? वेक्टर ए की डायरेक्शन। क्लियर है? कहानी समझ में आ गई? अगला देखिए, वेक्टर ए दिया है 2i प्लस जे प्लस 2k और वेक्टर बी दिया है i प्लस 2j i प्लस जे प्लस के। कर लो। वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर दिया है i प्लस जे प्लस के। फाइंड वेक्टर सी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज ए एंड इन सेम डायरेक्शन एज बी। करें। सी बताइए जिसके लिए वेक्टर क्या हो? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ऐसा सी वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर है और जिसका डायरेक्शन किसके बराबर है? वो किस डायरेक्शन में है? वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। सी ऐसा बताना है जो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और उसका डायरेक्शन बी के बराबर हो या बी की डायरेक्शन में हो। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? सी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। तो पहले ए का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 4 8 1, कितना आएगा? तो सी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया? 3। तो सी का मैग्नीट्यूड पता है और सी की डायरेक्शन क्या है? जो बी की डायरेक्शन है। और बी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? वेक्टर बाई उसका। तो वेक्टर कितना है? i प्लस जे प्लस के। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3। तो क्या हो जाएगा? i प्लस जे प्लस के बाई रूट ओवर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी विच इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो हमें वेक्टर सी कैसे लिखेंगे बताइए? सी का मैग्नीट्यूड और सी की डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हमें पता हो गई हैं। तो सी का मैग्नीट्यूड रखें, कितना आएगा? 3। डायरेक्शन रख दीजिए i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई रूट ओवर 3। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, रूट 3 से 3 कट करेंगे तो कितना आएगा? रूट 3 i प्लस जे प्लस। कहानी समझ में आई कैसे करना है? जो और भी तरीके हैं, जैसे जो वेक्टर हमने लिखा था उसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। जैसे क्या होगा अगर कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर देखा जाए, जो भी हमने लिखा था उसके 3 हिस्से थे ना,
कुछ एक्स पे था, कुछ वाई पे था, कुछ जेड पे था, लेकिन वेक्टर को तो एरो से दिखाते हैं ना। तो ये एरो है कहाँ भाई? वेक्टर को, किसी की वेक्टर को एरो से दिखाते हैं, तो ये वेक्टर है कहाँ? जरा गौर से समझिएगा इस चीज़ को ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज़ ये। मान लीजिए वेक्टर हमारा ये है, डायगोनल वेक्टर है ना, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है जिसके उस कोने से इस कोने को मिला दिया गया है किसी डायगोनल को। तो जो डायगोनल है वो क्या बनाएगा? वो इन तीनों वेक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ ये देखिए पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ कोई एक वेक्टर है जो 3 डायमेंशनल प्लेन में है, ऐसे है ना। तो देखिए कुछ एंगल बना रहा होगा ना अल्फा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा और ये कुछ एंगल बना रहा होगा गामा, है ना। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। अभी हम लोगों ने वेक्टर लिखा था ए कैप किस डायरेक्शन में है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, है ना, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो ये हुआ x, ये हुआ y और ये हुआ z। इसे कह दीजिए अल्फा, इसे कह दो बीटा और इसे कह दो गामा, जो हमने यहाँ पर तैयार किए। एक x हुआ, एक y हुआ, एक z हुआ। दिस वन इज वेक्टर ए, यहीं पर भी वही वेक्टर है। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई ए जेड के कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए एक्स बाई मॉड ऑफ ए वाई बाई मॉड ऑफ ए और ए जेड बाई मॉड ऑफ ए के कैप, है ना। तो ये जो टर्म लिखे गए हैं ए एक्स बटा मॉड ऑफ ए या ए वाई बटा मॉड ऑफ ए या ए जेड बटा मॉड ऑफ ए, उनको देखते हैं क्या है। तो ए एक्स बटा मॉड ऑफ ए को कहा जाएगा कॉस अल्फा। ये क्या है? कॉस अल्फा के बराबर। ठीक है, सिमिलरली ए वाई बटा मॉड ऑफ ए क्या कहा जाएगा? कॉस बीटा। और ए जेड बटा मॉड ऑफ ए को लिख देंगे हम कॉस गामा, जहाँ पर अल्फा बीटा क्या है? अल्फा है वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा है वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल और गामा है वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको कंबाइनली कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होगी ना। ये है ए एक्स बाई मॉड ऑफ ए वाई बटा मॉड ऑफ ए और ए जेड बटा। अच्छा, क्या हो अगर इनका स्क्वायर कर दें हम और सम कर लें? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। बताइए क्या होगा? नहीं, स्क्वायर करेंगे ना, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तीनों में मॉड था इसलिए हम ऐसे लिख दिए ना, तीनों में मॉड ही होगा नीचे, तो बेस में तो कोई अंतर होगा नहीं। अच्छा, ये मॉड जो है वो तो लिखा जाता था रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट उड़ा देगा, तो बचेगा क्या? ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बटा में ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर। तो ये जो रूट है ये मॉड ऑफ ए, उसका हुआ स्क्वायर, स्क्वायर हुआ तो रूट खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया तो बचा क्या? जो ऊपर है वही नीचे, है ना। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, खत्म हो गया, क्या बचा? 1, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? याद रखिएगा, ये काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चन इससे होगा। क्लियर है? क्या है? एक है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उन सबके कॉस ले लेते हैं। जैसे कॉस अल्फा, तो अल्फा क्या है? एंगल है एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर हमारा बनाएगा। ठीक है, तिरछा एंगल जो बनाएगा, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई एक वेक्टर हो हमारे पास,
जैसे कि ये वेक्टर है हमारा, तो ये वेक्टर यहाँ कहीं पर होगा, तो ये इसके साथ कोई एंगल बनाएगा, ये इसके साथ में भी कोई एंगल बनाएगा, और ये इसके साथ में भी कोई एंगल बनाएगा। तो तीनों वेक्टर्स के साथ, तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसमें एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाला क्या है कॉस, वाई एक्सिस के साथ बनाने वाला क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाला है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ए एक्स एक्स कंपोनेंट बाई मॉड ऑफ ए, तो कॉस अल्फा आ जाएगा, वाई कंपोनेंट बाई मॉड ऑफ ए कॉस बीटा, जेड कंपोनेंट बाई मॉड ऑफ ए कॉस गामा। स्क्वायर सम कर देंगे, उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अगली चीज देखो क्या है, कॉस की जगह पर साइन रख दो, तो तुम एक चीज जानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वैल्यू उठा के रख दो उसमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 को इधर ले आओ, ब्रैकेट को उधर भेज दो, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, जरा देखो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है 2, और कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, देखिएगा डायरेक्शन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें आप डायरेक्शन साइंस कह सकते हैं, लेकिन ऐसा टर्म यूज नहीं होता। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1, है ना, क्लियर। अब जैसे आपको मैं क्वेश्चन देते हैं, इस पर रब कर दें, वेक्टर है इक्वल डायरेक्शन कोसाइंस, इक्वल डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से उसका एंगल हमें पता करना है, ऐसा क्वेश्चन है। एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस कह रहे हैं बराबर है, दो डायरेक्शन कोसाइंस बराबर कहने से इनका मतलब क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा सब आपस में बराबर है। मान लो उसे हम x ले लेते हैं, है ना, उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का किसी एक्सिस के साथ एंगल बताओ, ये गिवन है। तो अब बताइए, हमें इनके बारे में कोई चीज़ पता है, ये कौन सा रिलेशन फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ये इस्तेमाल करें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू, तो अब जरा देखिए, तो सब x हो गए, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, बस इसी जगह पर हो जाएगा धोखा आपसे, प्लस माइनस कॉस की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए प्लस माइनस हमेशा दोनों वैल्यूज ली जाएंगी, और x की वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस अल्फा के या कॉस गामा, इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्लस माइनस 1/√3। तो अल्फा, ये से मान लीजिए हमने लिखा कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। सिमिलरली यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा के, और यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उन्होंने एक किसी एक्सिस से एंगल पूछा था, तो इसमें कोई भी एंगल होगा तो यही होगा, कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देखो, फॉर 2D वेक्टर, अगर हम बात करें किसकी, केवल 2D वेक्टर की बात करें, ऐसा वेक्टर जो बस दो एक्सिस पर है, एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में। ठीक है, तो 2D अगर वेक्टर बात करते हैं तो उसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, ए बराबर क्या लिखा जाएगा, AX आई कैप AY या
ए बराबर लिखा जा सकता होगा ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये भी 2D वेक्टर है। यह लिख सकते हैं ए बराबर ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप, है ना। इस तरह से 2D वेक्टर लिखा जा सकता है, मतलब ये किसी प्लेन में मौजूद होगा। 2D वेक्टर को हम और क्या कह सकते हैं? प्लेनर वेक्टर। क्या कह देंगे? प्लेनर वेक्टर, है ना। तो प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे ये वाला किस प्लेन में मौजूद है? एक्स वाई प्लेन में, है ना। ये वाला वेक्टर किस में मौजूद है? वाई और जेड प्लेन में। और ये वाला वेक्टर किस में मौजूद है? एक्स जेड प्लेन में। तो किसी न किसी प्लेन में ही मौजूद है ये, है ना। किसी न किसी प्लेन में मौजूद है। दो मौजूद है तो किसी न किसी प्लेन में ही मौजूद होंगे ना। तो याद रखिएगा, दो कंपोनेंट मतलब किसी प्लेन में मौजूद है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा वेक्टर है तो इसको निकालना तो आसान हो जाएगा ना। इसमें 2 स्क्वायर्स ही होंगे, तीसरे की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो 2D वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि 2D वेक्टर हमारे काम में आना है या प्लेनर वेक्टर हमारे काम में आना है, इसलिए इसको हमने स्पेसिफिकली समझा। अब जरा देखिए इसके बाद क्या आएगा। जैसे कभी कभी आपको देगा कंपोनेंट बनाना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, व्हेन मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड वेक्टर का आपको दे दिया जाए तो इसके कंपोनेंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब क्या दे दिया जाए? मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और इसके कंपोनेंट बनाने हों। इसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं, एक एंगल भी आपको देता है, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास, अगर मान लो इस तरह का वेक्टर दे, इसका मैग्नीट्यूड ए, तो किस डायरेक्शन में आप डिसाइड कर सकते हैं? एक्स एक्सेस पे है, तो इसे आप क्या लिख दोगे? ए आई कैप, है ना। मान लो ऐसे हो तो ए जे कैप, है ना, है ना, ये ए हो जाएगा ना। मान लो ये इधर की तरफ हो, इसे क्या लिख देंगे? ए माइनस आई कैप ना, या इसे बाहर माइनस ले आओ तो माइनस ए आई कैप। सिमिलरली अगर हम इसे लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ए है तो माइनस ए जे कैप, सिंपल सा तरीका। तो वेक्टर को इस तरह से लिख दोगे। समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है जब दो दो दे दें, है ना, तो दोनों को आई और जे को लिख देंगे। लेकिन मुख्य समस्या तब आती है जब ये दोनों ना दें, ना एक्स पर रहे ना वाई पर रहे, ना एक्स पर रहे ना वाई पर रहे। ये हम कह सकते हैं कुछ कुछ एक्स पर रहे और कुछ कुछ से, हाँ, दोनों पर रहे। तो ये मान लेते हैं आपको एंगल दिया होगा थीटा, है ना। तो इसके बनाने पड़ेंगे हमें कंपोनेंट्स। हाँ, थीटा आई कैप नहीं, थीटा बस एक्स एक्सिस से दिया गया है। तो पहले जहाँ से वेक्टर ड्रॉ किया गया हो वहाँ से आप कोऑर्डिनेट खींचें, ऐसे ये लाइन, है ना। अब किसी भी वेक्टर को जो कि थीटा एंगल पर हो एक्स वाई या वाई एक्सिस से, तो उसके 2 हिस्से बांटे जा सकते हैं। उन दोनों को कहा जाएगा कंपोनेंट। या आप ऐसा मान सकते हैं कि ये कुछ एक्स एक्सिस पर जा रहा है और कुछ वाई पर जा रहा है, तो जितना एक्स पर है उसे एक्स कंपोनेंट कहा जाएगा और जितना वाई पर है उसे वाई कंपोनेंट कहा जाएगा। तो मान लेते हैं अगर ये वेक्टर ए है तो इसका एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट आप क्या लेंगे? ए कॉस थीटा। और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट क्या लेंगे? ए साइन थीटा, है ना। आप चाहें तो वेक्टर मेथड से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि ये वाला इसका बेस बन जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन आप बस ये याद रखें, एंगल के तरफ, एंगल के साइड क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, है ना। और एंगल से दूर, एंगल से दूर, ऐसे याद रखिएगा ना, क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो पहले तो एंगल देखना पड़ेगा, फिर एंगल की तरफ कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, एंगल से दूर कौन सा कंपोनेंट जा रहा है ना। और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो वेक्टर कैसे लिखोगे अब इसका बताओ? ए कॉस थीटा किधर है? एक्स एक्सिस पर। और ए साइन थीटा किधर है? वाई एक्सिस पर, है ना। आसानी से कंपोनेंट टूटेंगे। ए साइन थीटा जे के, सिंपल सा तरीका। ए मैग्नीट्यूड है, थीटा एंगल है, एंगल की तरफ वाला कॉस थीटा, एंगल से दूर वाला सिंपल सा रूल, है ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो ये वेक्टर इधर हो,
इस बार एंगल मैंने यहाँ से दे दिया है, मैग्नीट्यूड ए है। बताइए कंपोनेंट ड्रॉ करने होंगे, तो पहले तो जहाँ से खींचा जाए वहाँ पर कोऑर्डिनेट खींच लो, है ना, कोऑर्डिनेट हमेशा खींचेंगे। ये दोनों इसके कंपोनेंट होंगे, एंगल की तरफ वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा, एंगल से दूर वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। कोई वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो एंगल, इसका एंगल किस बार किस एक्सिस से दिया है, वाई एक्सिस से दिया है। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि इसके पहले क्या खींचेंगे, दो कोऑर्डिनेट खींचेंगे, एंगल की तरफ वाला, एंगल से दूर वाला साइन थीटा होगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। बताइए इस बार ए साइन थीटा किधर है, माइनस आई कैप है ना, और ए कॉस थीटा किधर है ना, प्लस जे, है ना। अब अगला कोऑर्डिनेट देखो, चार ही जगहों पर वेक्टर खींचे जा सकते हैं ना, इधर की तरफ। इस बार एंगल मैंने यहाँ से दिया है, जरा देखिएगा, है ना, वेरी हो रहा है एंगल, कभी वर्टिकल लाइन से कभी हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये एंगल यहाँ पर है, बताओ एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, कोऑर्डिनेट तो खींचे नहीं थे, पहले खींचेंगे तब ना होगा साइन थीटा। ए साइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेक्टर बराबर क्या होगा बताइए मुझे। इस बार ए कॉस थीटा किधर है, माइनस आई कैप, और ए साइन थीटा किधर है, माइनस जे कैप। इस बार जे कैप में जा रहा है ना, क्लियर है ना। बहुत गौर से देखो, आखिरी कंपोनेंट मतलब आखिरी कोऑर्डिनेट पे खींचा जाए, इधर की तरफ। इस बार एंगल फिर हम यहाँ से दे रहे हैं ना। बताइए कोऑर्डिनेट खींचे पहले, एंगल की तरफ वाला, एंगल से दूर वाला साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में कैसे डालेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में ए साइन थीटा किधर की तरफ है, ए साइन थीटा आई कैप, और ए कॉस थीटा किधर की तरफ है, ए कॉस थीटा माइनस जे। माइनस जे। हो गया सोल्यूशन, है ना। इस तरह से हो जाएगा कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट्स इतने नहीं होते हैं। अब जरा देखो एक और चीज़ आएगी, अलोंग द लाइन। ये खतरनाक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अलोंग दी लाइन टेढ़ी कर दी है इस बार हम, है ना। सही हुआ ना सर, जब पहला कोऑर्डिनेट खींचा, फोर्स इधर है इस बार वेक्टर उधर नहीं है, इस बार वेक्टर इधर की तरफ है। ये ए मान लो, ये एंगल थीटा है, और कह रहे हैं इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट तोड़े जाए, एक्स और वाई पर नहीं, लाइन के अलोंग। तो पहले अब कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाला तो खींचेंगे नहीं, इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो ऐसे, ठीक। मतलब जो इस लाइन, जिस लाइन के अलोंग कंपोनेंट तोड़ना है उसी पर क्या खींच दो, परपेंडिकुलर। एक एंगल की तरफ कंपोनेंट और एक एंगल से दूर। तो एंगल की तरफ वाला कॉस थीटा, एंगल से दूर वाला साइन थीटा। तो जरा देखिए हम इसे लिखेंगे कैसे। ए कॉस थीटा किधर है, अलोंग दी लाइन, एक्स एक्स नहीं, अलोंग दी लाइन। और ए साइन थीटा किधर है, परपेंडिकुलर टू लाइन। यहाँ पर लाइन को बेस माना गया है ना। हाँ देखो क्या है, जैसे लाइन है, इस लाइन पर सबसे पहले क्या खींचोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ पर वेक्टर है वहीं पर खींचोगे। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग दी लाइन, एंगल यहाँ से दिया है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, हमेशा ये दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अलोंग एंगल की तरफ वाला ए कॉस थीटा, एंगल से दूर वाला ए साइन थीटा। ये कभी मत सोचना कि कॉस थीटा एक्स एक्सिस की तरफ होता है, कॉस थीटा किधर होता है। एंगल की तरफ वाला कॉस, एंगल से दूर वाला जो एंगल दिया जाएगा उस साइड वाला कॉस होगा, उसके अगेंस्ट वाला जो है वो साइन होगा। एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, एंगल मैंने 37 दिया है। वेक्टर फॉर्म लिख डालो, वेक्टर फॉर्म आई और जे वाला। तो क्या करें, पहले कोऑर्डिनेट खींच देते हैं, ये वाला ये वाला, तो लिखा जाएगा 10 cos 37। अकेले ये कंफ्यूजन होगा, कॉस साइन याद करने से ये होता है कि 10 भूल जाते हो, भूल जाएंगे, इधर वाला कॉस इधर वाला साइन, तो इधर cos 37 लिख देंगे, इधर साइन लिख देंगे, 10 जो मैग्नीट्यूड होगा वो गायब हो जाएगा। हाँ उसमें ये दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें, 10 cos 37 किधर की तरफ, आई कैप, और 10 sin 37 किधर की तरफ, जे कैप। जरा करो इसको, cos 37 कितना होगा, 4/5,
और साइन 37 कितना होगा 3/5 कितना हो गया 8i कैप प्लस 6j कैप हो गया ना सिंप्लीफाइड। तो इस तरह से क्या बना लिए जाएंगे कंपोनेंट। अब ये जहाँ वेक्टर होगा उसी के अलॉन्ग कंपोनेंट बन जाएंगे है ना। कंपोनेंट बनाने की जरूरत कब है जब वेक्टर ना x में हो ना y में हो। अगर x या y में है तो कंपोनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं सीधा लिख देंगे है ना। लेकिन जब x और y में हो ना x और y दोनों में मौजूद हो या ना x में हो ना y में हो तो बनेगा क्या वहाँ कंपोनेंट। जरा एक दो और बना के दिखाओ। ये देखिए ये है इसका वेट है 50 मतलब यहाँ जो फोर वेक्टर लग रहा है वो 50 न्यूटन है और ये वाला एंगल मैंने आपको दिया है 37 डिग्री। इस लाइन से 37 दिया है। बताइए कंपोनेंट किधर बनेंगे कोऑर्डिनेट तो खींचे हुए हैं एक ये तो इधर वाला ये सर चौथा वाला कौन करेगा ना? नहीं ये कितना बनेगा ये इधर cos 37 होगा ना 50 cos 37 और इधर की तरफ 50 cos 50 साइन ना 50 साइन 30। तो अलोंग दी लाइन कौन सा कंपोनेंट है लाइन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है ये वाला 50 साइन 37 वैल्यू बताओ साइन 37 3/5 30 परपेंडिकुलर टू लाइन बताइए 50 cos 37 cos 37 की वैल्यू अभी रखे हो ना 50 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा 40। क्लियर है। तो इस तरह से तोड़े जाते हैं अलोंग द लाइन कंपोनेंट। क्लियर पक्का। इसका वो कैसे रखेंगे आई कैप जे कैप नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। हाँ अगर हम कभी कभी कुछ कुछ टेक्स्ट में दिया आता है कुछ कुछ बुक्स कुछ कुछ टीचर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इधर की तरफ ऐसे वो बना लेते हैं ये x हो गया ये y हो गया तो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। तो फिर ये वाला -x में हो जाएगा और ये वाला -y में हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम कह रहे हैं जब आप ये बना सकते हैं तो हम ये भी बना सकते हैं उल्टा करके ना लो ये मेरा x हो गया ये y हो गया ना। तो कुछ भी आप बना सकते हैं वो आपकी इच्छा है। लेकिन हमारे हिसाब से अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर टू लाइन का ये कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है। ये है टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। पहला पैरेलल वेक्टर क्या होगा पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से क्या हो पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब उनके बीच की सेपरेशन हर जगह पर बराबर हो। ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि थीटा इनके बीच का क्या हो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। ठीक है। सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो उन्हें क्या कह देंगे पैरेलल वेक्टर। लेकिन पैरेलल में एक डिफरेंस आता है कि पैरेलल अलग अलग पॉइंट पर काम करें।